चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो बता दें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था और यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म जो है 1833 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। 1833 ईस्वी में जन्म, याद रखिएगा दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में। और 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का खोज किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल जो थे एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक केमिकल इंजीनियर भी थे दोस्तों। और 9 वर्ष की अवस्था में दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए? रूस चले गए रहने के लिए। मतलब जन्म हुआ था स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में, लेकिन चले गए कहाँ रहने? रूस चले गए। 1867 ईस्वी में उनके द्वारा डायनामाइट का खोज किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया गया था। अब जो दोस्तों 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात जब लोग सब उनका वसीयत पढ़े तो उनमें पता चला कि जो भी उनका जो संपत्ति है दोस्तों, वो जो है ना किसी उसका जो वार्षिक आय जो है दोस्तों, वो आपको पुरस्कारों की मदद करने में जाएगा, पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी जाएगी उसका दोस्तों, ठीक है। और चाहे वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो। तो नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत में जो है दोस्तों सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। विज्ञान कहेंगे, विज्ञान में आपको चिकित्सा आ गया, ठीक है दोस्तों, रसायन और भौतिकी 3 हो गया इधर, और साहित्य हो गया दोस्तों, और शांति हो गया। 5 क्षेत्र में शुरुआत से दिया जा रहा है। लेकिन छठा जो पुरस्कार जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, वो 1967 में जोड़ा गया। 1967 में अर्थात स्वीडिश रिक्स बैंक जो है स्वीडन में, ठीक है दोस्तों, उसकी 300वीं वर्षगांठ पर स्वीडिश रिक्स बैंक, स्वीडिश में जो बैंक है उसके 300वीं वर्षगांठ 1967 में इसका स्थापना किया गया कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद 2 साल बाद मतलब 1969 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इतना तक जान गए। अब की पॉइंट जानते हैं दोस्तों। जैसे नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कहेंगे तो 1901 ईस्वी में, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में। डायनामाइट का खोज 1867 ईस्वी में। सर्वप्रथम मतलब शुरुआत से ही जब 1901 में स्टार्ट हुआ तो नोबेल पुरस्कार जो 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 5 क्षेत्र में कौन? पहला विज्ञान में जाएंगे तो कौन सा? चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, 3 हो गया इधर। चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, साहित्य हो जाएगा दोस्तों, और शांति हो जाएगा। 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फिर 1967 में स्वीडिश रिक्स बैंक की स्थापना हुई, 300वीं वर्षगांठ था। उसके स्थापना पर दोस्तों अनाउंस किया गया कि 3 अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, और अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा। जस्ट 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई, ठीक है दोस्तों। ये नोबेल पुरस्कार का आपको बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक हम चीज़ बताएं दोस्तों। अब हम जाने कि नोबेल पुरस्कार में जो दोस्तों भारतीय को किन किन को मिला था नोबेल पुरस्कार, तो हम बात करेंगे सर्वप्रथम किन को मिला था। सर्वप्रथम मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था दोस्तों। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। किस लिए? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए, याद रखिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है दोस्तों। गीतांजलि के लिए एक, गीतांजलि क्या है ये भी ध्यान रखिए, एक काव्य संग्रह है। याद करिए दोस्तों, गीतांजलि क्या है? तो काव्य संग्रह है। यानी कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो कौन किया था। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो W.B. यीट्स ने किया था। अब आगे आते हैं फिर दोस्तों C.V. रमन के द्वारा, फिर C.V. रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। किस लिए? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए। रमन प्रभाव की खोज के लिए दोस्तों क्या मिला था? C.V. रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी क्षेत्र में मिला था दोस्तों, हाँ, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था, गीतांजलि के लिए 1913 में। गीतांजलि क्या है? तो काव्य संग्रह है। और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? W.B. यीट्स ने किया था। फिर 1930 में आते हैं दोस्तों, 1930 में किया था C.V. रमन, जो कि रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में उनको मिला था, भौतिकी क्षेत्र में मिला था, भौतिकी क्षेत्र में मिला। फिर आते हैं अरविंद खुराना को 1968 में, जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था अरविंद खुराना को 1968 में। फिर आते हैं मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था 1979,
1979 में शांति के क्षेत्र में मिला था। फिर आते हैं 1983 में दोस्तों, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए मिला था दोस्तों। इनको भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए 1983 में भौतिकी का मिला था दोस्तों। फिर आप देखते हैं अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था। अमर्त्य सेन को दोस्तों 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा कौन सा अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। अब देखिए दोस्तों वी.एस. नायपाल को दोस्तों मिला था किस क्षेत्र में, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में। वी.एस. नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था। फिर आते हैं पहला, आप देखिए वेंकट रमन रामकृष्ण, ये पहले भारतीय हैं जिनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। वेंकट रमन रामकृष्ण कब मिला था, 2009 में मिला था दोस्तों, 2009 में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में मिला था दोस्तों। अब आते हैं कैलाश सत्यार्थी को, उनको शांति के क्षेत्र में मिला था दोस्तों, 2014 में मिला था। और उसी साल पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। और मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला है दोस्तों। मात्र 17 वर्ष में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मात्र 17 साल में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगर पुरुष में कहते सबसे कम उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो लॉरेंस ब्रैग को मिला था। लॉरेंस ब्रैग को, जिसको 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। लॉरेंस ब्रैग मतलब सबसे कम उम्र में कहेंगे किसको नोबेल पुरस्कार मिला था पुरुष में, तो लॉरेंस ब्रैग को। सबसे कम उम्र में किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मलाला यूसुफजई को। सबसे अधिक उम्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो चार्ल्स गुड इनफ को। जॉन बी गुड इनफ को सबसे अधिक उम्र में मिला था दोस्तों, सबसे अधिक उम्र में मिला था। और जिस समय उनको नोबेल पुरस्कार मिला उस समय उनकी आयु कितनी थी, 97 वर्ष। जॉन बी गुड इनफ। ठीक है दोस्तों, तो भारतीयों में जान गए। देखिए अब देखिए कैलाश सत्यार्थी तक पहुँच गए 2014 में, मलाला यूसुफजई के साथ मिला था उनको। अब देखिएगा फिर मिला था अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला 2019 में। अभिजीत विनायक बनर्जी को अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला 2019 में मिला था दोस्तों। ठीक है, तो हम फिर इस पर रिपीट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, गीतांजलि क्या है, एक काव्य संग्रह है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था, W.B. येट्स किया था। फिर आते हैं 1930 में, ठीक है, C.V. रमन को मिला था। इसको क्या मिला था, रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। भौतिकी के क्षेत्र में कब, 1930 में मिला था। फिर आते हैं 1968 में अरविंद खुराना, जिनको जीन संश्लेषण की खोज के लिए 1968 में, ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। फिर आते हैं 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को आते हैं 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था, 1983 में मिला था। फिर आते हैं दोस्तों अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। अमर्त्य सेन को 1998 में किसके लिए, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कौन सा अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ये याद रखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र याद रखिए। जैसे गीतांजलि याद करते हैं ना, काव्य संग्रह है, गीतांजलि क्या है, काव्य संग्रह है। तो उसी तरह अमर्त्य सेन को जो मिला था नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1998 में, वो किस लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अब आते हैं वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 2001 में। वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। फिर वेंकट रमन रामकृष्ण पहले भारतीय हुए जिनको रसायन के क्षेत्र में मिला था, याद रखिए, वेंकट रमन रामकृष्ण 2009 में मिला था, 2009 में। यानी कि अगर हम बोल देंगे भाई, ठीक, अभी आगे फिर बढ़ते हैं। अब देखिए वी.एस. नायपाल, वेंकट रमन रामकृष्ण हो गया। अब कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में शांति के क्षेत्र में, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। ठीक है, मलाला यूसुफजई 17 साल में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर ली थी, मात्र 17 साल में। सबसे कम उम्र की महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। सबसे कम उम्र का पुरुष कहेगा तो लॉरेंस ब्रैग था। सबसे अधिक उम्र का अगर कहेगा किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, जॉन बी गुड इनफ को मिला था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैलाश सत्यार्थी हो गया। अब अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 में मिला था दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान रहेगा। अगर हम चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको
कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन कौन व्यक्ति, अगर हम बात करें तो किनको नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मिला था, तो याद रखिए मात्र 2 व्यक्ति हैं, मात्र 2 व्यक्ति हैं। एक एरी एक्सल कार्ल फल्डेट जिसको 1931 में, एरी एक्सल कार्ल फल्डेट जिसको 1931 में, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड, ठीक है, 2 याद रखिए, उनको 1961 में मिला था, ठीक है, 1961 में। कौन कौन, एरी एक्सल कार्ल फल्डेट 1931 में, डैग हैमरशोल्ड 1961 में। और याद रखिएगा डैग हैमरशोल्ड जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे, जिनका हत्या मतलब कैसे हुआ, एक हवाई दुर्घटना में हो गया था, 1961 में ही हो गया था। कहाँ पे, तो अफ्रीका में हो गया था दोस्तों, 61 में ही अफ्रीका में हो गया था दोस्तों, याद रहेगा। चलिए दोस्तों, और हम नोबेल पुरस्कार के बारे में और भी हम अभी बात करेंगे दोस्तों। आप देखिए क्या हुआ था, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहेंगे, और 2 बार कौन कौन से व्यक्ति जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो पहला याद रखिएगा मैडम क्यूरी को मिला था 1903 और 1911 में मिला था मैडम क्यूरी को 1903 और 1911 में। 3 में कहेंगे तो रेडियो सक्रियता के खोज के लिए, रेडियो सक्रियता याद रखिए भौतिकी का सब्जेक्ट है, रेडियो सक्रियता आप लोग पढ़ते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में। और 11 में किसके लिए, तो रेडियम के लिए मिला था, जो कि रसायन है, समझ गए, रेडियम रसायन में, ठीक है, 1903 और 1911 में मैडम क्यूरी को मिला। फिर दूसरा आ गया लिनस पॉलिंग को मिला था 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविटी शांति के लिए मिला था। लिनस पॉलिंग है दोस्तों, लिनस पॉलिंग दूसरा है। फिर आते हैं तीसरा, तो जॉन बार्डिन को 56 में ट्रांजिस्टर के लिए मिला था, 56 में ट्रांजिस्टर के लिए, और 72 में अति चालकता के लिए मिला था। किनको, तो जॉन बार्डिन। चौथा जो नाम हम बोलेंगे दोस्तों फ्रेडरिक सिंगर, चौथा फ्रेडरिक सिंगर है, जिन्होंने 1958 में, जिसको क्या इंसुलिन के लिए, यानी कि रसायन के क्षेत्र में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए, यानी कि रसायन में, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के स्विचिंग में रसायन के लिए मिला था। यानी कि 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सिंगर, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन। याद रहेगा दोस्तों, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सिंगर, ठीक है, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सिंगर, ठीक है, ये 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। मरणोपरांत कहेंगे तो याद रहेगा 31 में कौन, एरी एक्सल कार्ल फल्डेट, और 61 में डैग हैमरशोल्ड मरणोपरांत मिला था। इन दोनों को 2 ही व्यक्ति हैं, एरी एक्सल कार्ल फल्डेट 1931 में, और 61 में डैग हैमरशोल्ड, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव रहे, जिनका हवाई दुर्घटना में अफ्रीका में 1961 में ही मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बताते हैं दोस्तों। अब देखिए पुरस्कारों के लिए जो बनी समिति और चयनकर्ता जो है ना, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा कर देते हैं। कब घोषणा कर देते हैं दोस्तों, अक्टूबर में घोषणा कर देते हैं कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, ठीक है, किनको मिलेगा वो घोषणा कर देते हैं। और दिया कब जाता है दोस्तों, तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को। अब हम बोल देंगे दोस्तों 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस होता है ना। मानवाधिकार दिवस कब है, 10 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए 10 दिसंबर को क्या, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर जो नोबेल पुरस्कार है जो अगर 2 को विजेता होगा तो दोनों में बराबर धनराशि बंटवारा कर दिया जाता है। अगर 2 विजेता एक क्षेत्र में हो गया तो दोनों में धन का क्या होगा, बंटवारा बराबर। अगर 3 हो गया तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या तो 3 हो गया, यदि 3 हो गया चयन समिति के तो या तो हम तीनों में बराबर बांटते हैं, या चयन समिति के पास अधिकार था या तो तीनों में बराबर बांटते हैं, या एक को आधा धन दे दे और बचे हुए धन में दोनों को डिवाइड कर दिया। यानी कि आप नहीं समझे, जैसे कि मान लीजिए 2 आदमी को नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, दोनों को 50-50 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए नोबेल पुरस्कार उसी क्षेत्र में 3 आदमी को मिल जाता है, या तो हम तीनों में इक्वल डिवाइड कर देंगे, ठीक है,
या फिर हम कर मान लीजिए 100 रुपया हमको देना है, या फिर क्या करेंगे 100 रुपया में एक को आधा, यानी कि एक को 50 रुपया दे दें, अब बाकी दो बचा व्यक्ति है उसको 25-25 रुपया दे दें, यानी कि एक को आधा दे दें, अब बाकी दो बचा उसमें से आधा 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 डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी 100 रुपया मान लीजिए 3 आदमी जीत रहा है और नोबेल पुरस्कार में मान लीजिए 100 रुपया है, तो एक को कितना दे दें 50 और बाकी दो को 25-25 पार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों को मिलेगा तो क्या रूल है, या तो तीनों को इक्वल डिवाइड कर दें, 100 में से 33.33 अप्रोक्स मान के चलिए वैसे से डिवाइड कर दें, या फिर एक को हम आधा दे देंगे, 100 में से 50 दे देंगे, और फिर 50 तो बच गया ना, गया दो व्यक्ति भी बचा तो दोनों में 25-25 डिवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो फिर हम अगर ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है दोस्तों, फिर हम बोर्ड का भी उपाय कर लेंगे और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।